सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए सेट 4 है। निम्न में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? लेखन कौशल एक बच्चा सीखता है लिखना। क्यों लिखना सीखता है? ताकि वो लिख सके, लेख लिख सके। लेख लिखना मतलब निबंध लिखना ऐसा नहीं है। लेख लिखना मतलब कि वो कोई भी चीज लिख सकता है, ठीक है। उसका उच्चतम स्तर है सीखने का। आप बोलना सीखते हो, जैसे एक छोटा बच्चा काकी काकी खाना दो, ये सब बोलना सीखता है। उसका उच्चतम स्तर क्या है? कि वो बोल सके। आंसर नंबर क्या होगा? लेख लिखने को लेख लिखना। आंसर नंबर 3 राइट आंसर। चलिए आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री को किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? ठीक है। चलिए एक शिक्षक के तौर पर आप एक भाषा शिक्षक हैं, आप हिंदी पढ़ाना जानते हैं, पाठ्य सामग्री है आपके सामने, तो उसमें से भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री को किस रूप में आप अपनाना चाहेंगे? मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। अमूर्त, मूर्त, अमूर्त। ठीक है। जाहिर सी बात है यार कि जो चीजें दिखती हैं वही होंगी, अमूर्त तो होगा नहीं। तो मूर्त होगा, मूर्त विवरणात्मक, ये दोनों सेम है। विवरण की बात की जाएगी, जो चीजें दिखेगी उस चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं करेंगे। भाषा शिक्षक के तौर पर कॉन्सेप्ट ना, ये बहुत मुश्किल सवालात खड़े कर देता है। जैसे कि अब कॉन्सेप्ट की हम बात करें, व्याकरण की बात करें, ठीक है। व्याकरण बच्चे जो है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात करते हैं, लेकिन एक भाषा शिक्षक हैं आप, सिर्फ भाषा का नॉलेज है आपको। यहां पर ग्रामर की बात नहीं की जा रही है। तो किसी भी अगर बात करें, कॉन्सेप्ट की ही बात कर ले, मान लो ग्रामर भी इसमें इंक्लूड कर देते हो, तो आप उसमें विश्लेषणात्मक की बात करेंगे। विश्लेषणात्मक मतलब क्या होता है? चीजों को तोड़ करके विश्लेषण करना। हम तुम्हारा विश्लेषण करेंगे, मतलब कि कहां कमी रह गई है, उन सभी चीजों का विश्लेषण। मतलब कि एक मान के चलिए कि ये पूरी चीज है, ठीक है, ये आप हो पूरा, ठीक है। अब यहां पर कमी है, यहां पर, तो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके देखना, उसको बोलते हैं विश्लेषण। तो किसी भी भाषा शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीजें जो सामने दिखती हैं उस चीज के बारे में बात करें, और उसको बिल्कुल ही तोड़ मड़ोड़ करके चीजों को सीखने की कोशिश करें। वाकई में कहीं ना कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। आंसर नंबर फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान ना दे करके उसके एक एक बारीक चीजों को सीखना, यही भाषा शिक्षक की कहानी होती है। इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को निचोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सके निचोड़ रहा हूं, ताकि आप लोग चीजों को सीख सको। और आने वाले भविष्य में आप भी टीचर बनने वाले हो यार, ठीक है। तो टीचर के पास ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ ये आंसर टिक मारने से नहीं, हर एक चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? देखिए पियाजे भी भाषा अर्जन के बारे में कुछ बात करते हैं, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पियाजे, अब देखिए पियाजे ये कहते हैं ना कि भाषा जो है ना वो अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। और एक और है वाइगोत्स्की है, वो भी कहते हैं कि अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। इनका ज्यादा फेमस है, लेकिन प्रश्न में ना पियाजे से रिलेटेड सवाल पूछ दिया गया है, तो हम पियाजे को अंतःक्रिया को लेकर के चलेंगे। इनका ये कहना है कि बच्चा जब भाषा सीखता है ना, तो उसमें व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो व्याकरण सीखे, वो भाषा ऑटोमेटिकली सीख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि नॉर्मल प्रोसेस है, युक्ति जन्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो आंसर नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। पियाजे के हिसाब से बच्चा जो है ऑटोमेटिकली बातचीत करते करते, सुनते सुनते भाषाओं को सीख लेता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि उसको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। गलती हम लोग जैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करते हैं ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, 5 मिनट में सीखें, 10 मिनट में सीखें, ये 10 सेंटेंसेस बोल लोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। ये सब वाहियात चीजें, इससे कुछ नहीं होता। और कोई भी ग्रामर बोलने से इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हो गए तो इंग्लिश आ गई। आपको हिंदी आती है, आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, आपकी हिंदी भी नहीं निकलेगी। रीजन इस चीज को समझिए कि इंग्लिश सीखना है, किसी भी भाषा को सीखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर सीखा जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं वोकैब याद कर लो, इंपॉर्टेंट वोकैब याद कर लो, पंखा को क्या कहते हैं, टेबल को क्या कहते हैं, कमोड को क्या कहते हैं, ठीक है ना, अलमारी को क्या कहते हैं, अलमारी बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं, बेड क्या हुआ, नाइफ हुआ, कढ़ाई को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। एक छोटा बच्चा इंग्लिश भी ऐसे ही सीखता है, नॉर्मली बोलते बोलते आ जाती है। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं एक्सपर्ट बन जाए, भाषा का मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट बन जाए। भाषा अर्जन ये होता है कि आप अपने बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हो कि नहीं, बात वही है, सिंपल। और पियाजे ने सिर्फ यही कहा, एक युक्तिजन्य प्रक्रिया है। आंसर नंबर थर्ड होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यार ये युक्तिजन क्या है, इस चीज के बारे में बता दीजिए। देखो लॉजिक समझते हो आप लोग, लॉजिक, उसी को युक्तिजन कहा जाता है, लॉजिक को। और दूसरी चीज ये है कि अब देखो अंतःक्रिया को लेकर के अगर हम बात कर लें, तो एक सिंपल शब्द में याद रखना, चॉम्स्की क्या कहते हैं भाषा अर्जन के बारे में, कि भाषा अर्जन जो होती है वो जन्मजात होती है। लिख देता हूं यहां पर, बहुत आसान चीज है ये, इस चीज को समझ लो कि भाषा अर्जन जो है, किसने बोला? तो चॉम्स्की ने, ये जन्मजात होती है, ठीक है। जन्म से बच्चा अपने आप ही भाषा सीख लेता है।
वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये चॉम्स्की बोलते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा जो है ना वो समाज से सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया करके सीखी जाती है, अंतःक्रिया के द्वारा सीखा जाता है समाज में। और पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा की जो क्षमता होती है ना सीखने की, वो परिवेश के द्वारा सीखी जाती है, वातावरण के द्वारा सीखी जाती है। इन्होंने समाज के बारे में बताया अंतःक्रिया, इन्होंने परिवेश के साथ अंतःक्रिया के बारे में बात करी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो चॉम्स्की भाषा अर्जन, वाइगोत्स्की समाज के अंदर अंतःक्रिया करना, पियाजे परिवेश के अंदर, वातावरण के अंदर अंतःक्रिया करना। दोनों में फर्क है। समाज मतलब अपने घर द्वार के अंदर आप कहीं ना कहीं इंटरेक्शन दे करके सीखते हो, अपने समाज में ही सीखते हो। लेकिन कई बार पियाजे का कहना क्या है कि परिवेश आपको सिखा देती है इंग्लिश बोलना। जैसे कि मान के चलो समाज में आपने हिंदी बोलना सीखी है, हमेशा आप हमेशा हिंदी बोलते हो, ठीक है, लेकिन जब आप ऑफिस में जाओगे ना तो सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहां का जो माहौल है ना, वहां का जो परिवेश है आपको इंग्लिश सिखा देगा। टेंशन मत लो आप इस चीज का। आप विदेश जाओगे तो आपका माहौल, आपका समाज हिंदी बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन जब आप विदेश में जाओगे ना तो आप इंग्लिश बोलने लगोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका वातावरण वहां पर इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर देगा आपको। तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया करोगे, जैसा आप जिस स्थिति में रह रहे हो वहां पर इंटरेक्शन करोगे, तो वहां पर पियाजे के हिसाब से, अपने समाज में अपने माता पिता से जो सीखते हो वाइगोत्स्की के हिसाब से, जन्म के साथ ही जो मिल जाती है वो चॉम्स्की के हिसाब से। ये क्लियर कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चंस को निपटा देते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी जिसके घर में भाषा, विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? उसे कक्षा में अधिक समय देंगे और ध्यान देंगे। उस कक्षा में बहुभाषा को संसाधन के रूप में उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल फैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में एक अलग भाषा इस्तेमाल करता है, भोजपुरी बोलता है, स्कूल में इंग्लिश बोलता है, दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलता है, स्कूल में हिंदी बोलता है, दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलता है, इंप्रेस करने के लिए कि देखो हम इंग्लिश बोलने लग गए हैं। ठीक है, तो इसको ना एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे टीचर, तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मेरे हिसाब से आंसर नंबर सेकंड होना चाहिए। देखिए, चलिए बिल्कुल, भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है, लचीलापन दे करके या फिर मातृभाषा में शिक्षित दे करके, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण दे करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर जो होगा सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग कई जगहों पर अलग देखने को मिलेगा, कई जगहों पर अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो अब देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग हमने देखा था क्या है कि परंपरा से को एक चुनौती देने वाली भाषा है, परंपरा को, सांस्कृतिक परंपरा को चुनौती देने वाली भाषा है। तो बहुभाषिता का एक लचीला स्वरूप है, बिल्कुल फैक्ट है, लचीला स्वरूप है। चुनौती अगर किसी को देते हो और चुनौती स्वीकार की जाती है तो कहीं ना कहीं एक लचीला स्वरूप माना जाता है इस चीज का। ठीक है, तो एक लचीला स्वरूप है सीखने के लिए बहुभाषिता में। हिंदी में कुछ चीजें जानते हो और जब इंग्लिश में आप जाते हो, चुनौती देते हो किसी चीज का, तो उस चीज का समस्या का समाधान निकलता है। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो लचीला स्वरूप है। अगर आपको टफ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो बोल दो कि नॉट इजी। चीज समझ रहे हो ना? अगर आपको टफ बोलने नहीं आता है, आप बोलोगे ना कि आसान, इजी मतलब आपको पता है कि इजी है। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इजी नहीं है, आसान नहीं है, ये नहीं बोलते कठिन है, ये बोलते हैं आसान नहीं है। तो भाषा यही तो एक स्वरूप है बहुभाषिता में, कि आप चीजों का एक लचीला स्वरूप है, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा में दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार तो कर दिए, ठीक है, कठिन है, नहीं समझ में आता है तो बोल देंगे टफ है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हम लोग इंग्लिश में नहीं जानते, जैसे हम लोग हिंदी में नहीं जानते, जैसे हम लोग रेलगाड़ी, हम लोग हमेशा रेलगाड़ी ही बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी शब्द नहीं बोलते हैं, हम लोग क्रिकेट बोलते हैं हमेशा, इसका दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में हम लोग व्यवहार करते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता, मतलब कि बात करने की क्षमता, कम्युनिकेशन करने की क्षमता। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि दो भाषाओं के बीच में एक भाषा से दूसरे भाषा में व्यवहार करना जो होता है, ये ट्रांसलैंग्वेजिंग कहलाता है, और ये एक लचीला स्वरूप है। दोनों आंसर सही है। आंसर नंबर सेकंड जो होगा कहां पर गया, ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए भी दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सही है, आपका आंसर नंबर 3 राइट आंसर है। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम में देखिए, थोड़ा सा आप लोगों के पास पेशेंस होगा तो चीजें मेरी समझ में आएंगी, नहीं पेशेंस होगा, आपको लगता होगा कि उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है वहां समझ में आए, तो आपको अच्छी बात है, वहां पर भी समझ में आनी चाहिए। आपको लगता है 200-300 सब्सक्राइबर है किसी को, वहां पढ़ना चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है,
जहां समझ में है वहां पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं है कि बच्चों को यहीं ही पढ़ना चाहिए। शिक्षक कोई भी आपको कभी भी पढ़ा सकता है जिसके पास नॉलेज है। ऐसा ये जज मत करना ऑनलाइन में कि उसके पास अच्छे सब्सक्राइबर है तो अच्छा है, उसके पास कम सब्सक्राइबर है तो बुरा टीचर, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का थोड़ा सा एल्गोरिदम होता है कि वो जो पढ़ा रहा है ना वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाता है। ऑफलाइन में कोई टीचर इतना फेमस हो जाता है, इतना अच्छा पढ़ाता है कि उसकी बात ही निराली हो जाती है। लेकिन वही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेल हो जाता है क्योंकि खूब मेहनत करे, व्यूज ना आए तो आदमी छोड़ देता पढ़ाना। तो एल्गोरिदम है, तो इस पे जज कभी मत करना, आपको जहां अच्छा लगे वहां पर पढ़ना, ये बहुत अच्छी चीज है, बट पढ़ना जरूर, सिलेक्शन अगर लेना है तो। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए, समग्र भाषा मतलब कि कंप्लीट भाषा की बात की जा रही है, उपागम मतलब अप्रोच की बात की जा रही है। ठीक है, कंप्लीट भाषा के अप्रोच के बारे में हम बात करें कि कोई भी अगर भाषा की मैं बात कर रहा हूं, कंप्लीट भाषा, उसकी अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, कंप्लीट भाषा अप्रोच की मैं कह रहा हूं कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। मैं अंग्रेजी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोग पीड़ित हैं इन चीजों से, नहीं आती है चीजें। ठीक है, तो उस भाषा को सीखने के लिए इस कंप्लीट भाषा लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। और भाषा के अधिगम, अधि मतलब क्या होता है, अधि मतलब क्या होता है, अधि मतलब क्या होता है यार, पूर्ण रूप से। ठीक है, अधि मतलब है पूर्ण रूप से, और गम का मतलब होता है जानना। तो पूर्ण रूप से जानना, अच्छी तरीके से जानना, उसको बोला जाता है। तो भाषा को अच्छी तरीके से जानने के लिए क्या करोगे, क्रिया करोगे, साहित्य पढ़ोगे, बाल कविताएं और खिलौने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, क्रिया करने से तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रिया करने से भाषा नहीं आती है। भाषा एक नेचुरल प्रोसेस है और वो नेचुरल स्वाभाविक है और अचेतन मन के, अचेतन मन के अंदर रहती है स्टोर। तो ये इससे तो होने से रहा। तो समग्र भाषा उपागम जो है आपको भाषा सीखने, भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो होगा आपका साहित्य। बाल कविताएं कब तक बच्चे बने रहोगे, खिलौने से तो होता नहीं। आंसर नंबर जो होगा सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी केंद्रीय भूमिका अधिक होती है, शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की। तो यहां पर शिक्षक की भूमिका जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, शिक्षक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भाई, शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना, क्या होता है कठिन पठन कौशल। एनसीएफ 2005 के अनुसार शुद्ध उच्चारण पढ़ना, अक्षरों समझ के साथ पढ़ना। ठीक है, शुद्ध उच्चारण कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छा शुद्ध उच्चारण, जैसे ट्रांसलैंग्वेजिंग, मैंने पढ़ने में गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत बुरा टीचर हो गया और मैं यहाँ पर शो ऑफ कर दूं कि नहीं मुझे तो बिल्कुल उसको तरीके से पढ़ दूं तो मैं बहुत अच्छा पढ़ना जानता हूं। ऐसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कंटेंट मिले, कंटेंट का नॉलेज मिले, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ के साथ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अक्षरों को पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चीजें समझ में आ जा रही है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कठिन वाक्यों को पढ़ करके मैं ऐसा दिखा दूं कि देखो मैं तो बहुत कूल हूं, लेकिन यार मेरे कूल होने से आपको तो कोई मतलब नहीं होने वाला, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कब कूल बनेंगे, जब आप समझ के साथ पढ़ेंगे चीजों को। आंसर नंबर 3 मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप यहाँ पर देखते चलेंगे, ये सीटेट का जो आंसर की है उससे मैच है सारी चीजें। ठीक है, चलिए भाषा की पाठ्य पुस्तक की शैक्षिक पक्ष क्या कहती है भाई, भाषा की पाठ्य पुस्तक की शैक्षिक पक्ष क्या कहता है कि पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो अब बच्चे पता है क्या इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता था पहले, जब चीजें बहुत कम आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरीके के ऑप्शंस को लेकर के। ठीक है, तो अब देखिए भाषा का पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तनी से कोई मतलब नहीं है, पुस्तक में चित्रों का स्थान। ठीक है, भाषा में चित्र कैसे, कौन से चित्र आ जाएंगे यार भाषा में, हिंदी की किताब में कौन सा चित्र आ जाएगा, कोई चित्र आ सकता है क्या, नहीं आ सकती। भाषा में आप देखोगे भाषा की किताब में कभी चित्र नहीं होता। हाँ, वर्ड मीनिंग सिखाने के लिए बहुत सारे लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं कि चित्रों के द्वारा वर्ड मीनिंग, वैसे भी नहीं आता। वर्ड मीनिंग के लिए आप ऑटोमेटिकली वर्ड मीनिंग आता है, उसको याद करने से, चित्र देख करके वर्ड मीनिंग याद करने से बहुत ज्यादा फायदा इस उम्र में नहीं होगा। हाँ, बचपन में एप्पल दिखा करके आपने एप्पल पढ़ाना सिखा दिया तो वो समझ में आता है, लेकिन हिंदी की भाषा में अगर आप देखोगे, भाषा और कोई भी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे तो चित्रों का स्थान नहीं होता है, ना के बराबर होता है। हाँ, विषय वस्तु का चयन जरूर होता है कि कौन सा जो है विषय वस्तु है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वर्तनी पर कभी भी ध्यान देने की बात नहीं है बहुत ज्यादा, और चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु जो है इसके लिए भी बड़ी बात नहीं होती कि बहुत ज्यादा उत्तम विषय वस्तु ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। विषय वस्तु का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शिक्षक का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं।
मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा बेस्ट हूं और मेरे पास आइए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं सिर्फ वो चीज बताने की कोशिश करता हूं जो पेपर में पूछा जाता है, और मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो पेपर में पूछा जाता है। बच्चे नहीं आते हैं, वो बच्चों की सिरदर्दी है। मैं अपना काम पूरा करता हूं, भले व्यूज आए चाहे ना आए, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। वो बच्चे कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वही चीज मैं सोचता हूं कि ऑनलाइन भी एक बार करा जाए, कोशिश करा जाए कि बच्चों देखते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, बच्चे वाकई प्यार देते हैं। बट वही एल्गोरिदम बहुत सारे लोगों तक यूट्यूब भेजता नहीं है, तो हमारे व्यूज आते नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं, पेपर आएगा तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर 3 होगा, राइट आंसर होगा। और देखो यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी सीखते हैं, आप भी सीख रहे हैं, और सीखना ही तो जीवन का सार है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, विद्यार्थियों में दी जा रही गतिविधियों पर विचार कीजिए। मैं कुछ गतिविधियों को करा रहा हूं आप लोगों के साथ, जिसमें से कौन सी गतिविधि देखिएगा। एक गतिविधि है जिसमें संप्रेषण कौशल विकसित करना है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका विकसित करना है। आप इंग्लिश सीखते हो चाहे हिंदी सीखते हो यार, चलो इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश सीखने के बाद क्या है कि 10 सेंटेंस आ जाने के बाद आप क्या अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी से नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन विकसित हो, कम्युनिकेशन अच्छा कर सको, उसके लिए क्या करोगे, वह एक अभिनेता है। ठीक है, वह एक अच्छा अभिनेता है। क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया? नहीं हुआ ना। सप्ताहांत पर, मतलब कि सप्ताह के अंत पर मैं सुबह टहलने, ठीक है, टहलने जा रहा हूं, फिर मैं शाम 5 बजे तक घर वापस आऊंगा। क्या हुआ है? इससे हमारा कम्युनिकेशन सुधर गया, संप्रेषण कौशल विकसित हो गया? अरे ना जी ना। अपने मित्र से पूछें कि कि वह सप्ताहांत, मतलब कि सप्ताह के अंत में कहां जाना पसंद करता है और क्यों। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमने इस चीज के बारे में पूछा तो वो बोलेगा कि हाँ मैं मनाली जाना पसंद करता हूं, और इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है। और वाकई में इस चीज को जानो कि शरीर को ना गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे शिमला जाना, मनाली जाना पसंद होता है, और वहां पर जाने के बाद वो सब कुछ कूल लगता है। तो जब 4, 5, 6, 8, 10 वर्ड बोलेगा, सेंटेंसेस बोलेगा ना, तो वहां पर आप पकड़ लोगे कि भैया इसके मुंह में क्या है, ये कितना अच्छा बोलता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे 2 बिंदु पूछे जाए उनसे, जब भी हम लोग समूह चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे आपस में 2-4 दोस्त मिलकर के किसी के बारे में बात करते हैं पर्सनली, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। ठीक है, अब उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता है, 2 बिंदु अगर उसके बारे में बोलना चाहता है, तो वो कौन कौन से बात ऐसे हैं जो बोल सकता है, ठीक है, समूह चर्चा में। तो वो जब चर्चाओं में जब बातचीत 2 बिंदुओं को रखेगा, तो कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन स्किल भी, तो मेरे हिसाब से तो आंसर नंबर 3 और 4 दोनों होना चाहिए। देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर ये वाले भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, 3 और 4 होना चाहिए। आंसर नंबर 3 और 4 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात ही नहीं करता, ये वाले बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जहां पर चीजें बहुत ज्यादा हैं। आंसर नंबर 4 जो होगा यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और सेट 5 अब हम लोग लगाने वाले हैं। कब? कल के दिन सेट 5 लगाएंगे। चैनल को यार शेयर कर दो अगर करने का मन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपके पास वीडियो आती है तो। बाकी इच्छा दोस्त आपकी है। ठीक है, मैं कभी भी फोर्स नहीं करता। PDF नोट्स यहाँ पर चाहूँ तो आप जाकर के पढ़ सकते हो। चलो, मुलाकात अगले में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों, बाय बाय।